अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कॉस्मिक कनेक्शन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक को, विच इज़ डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, इससे पहले हमने कर लिया है बिग बैंग के बारे में कि बिग बैंग क्या है और हमारे यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया। हमने फोर फोर्सेस की एवोल्यूशंस को डिस्कस किया। ठीक है, कि कैसे हमारी फोर फोर्सेस जो हैं, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो किस तरह से हमारे पास इवॉल्व हुई। इसके बाद हमने कॉस्मिक एनर्जी की डिस्कवरी को भी डिस्कस किया कि कॉस्मिक एनर्जी को कैसे डिस्कवर किया गया था। फिर हमने एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को डिस्कस किया। हमारे पास यूनिवर्स में कुछ मास मिसिंग आ रहा था, उसको भी हमने डिस्कस किया और उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स भी निकाले। और लास्टली हमने मिस्टीरियस एनर्जी इन यूनिवर्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने डार्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, आज हम कॉस्मिक कनेक्शंस के लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जो कि है डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स। यानी कि यहाँ पे हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे अ न्यू पर्सपेक्टिव विच इज़ द स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कम डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लेंथी है फॉर स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन इट। ठीक है, लेकिन हम सेपरेटली स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर भी काम करेंगे कि वो एक्चुअली है क्या, और उसके ऊपर काफ़ी सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट एंड लेट्स डिग इन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ कॉस्मिक कनेक्शंस, दैट इज़ द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स। तो हमें पता है कि इनिशियली जब हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया तो हमारे पास बिग बैंग हुआ था। ठीक है, एक सिंगुलैरिटी थी, एक डॉट था जो कि हमारे पास एक्सप्लोड हुआ और हमारा यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। अब हमारे पास साइंटिस्ट जो है उनका इंटरेस्ट ये था कि वो इन अर्ली मोमेंट्स जो थे कॉस्मिक हिस्ट्री के, यानी कि जब हमारा बिग बैंग अकर हुआ, उसको वो लोग रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। तो इस पर्पस के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो पार्टिकल्स जो है उनको एक एक्सेलरेटर में कोलाइड किया और उन्होंने कहा कि अगर हम इस टाइप की प्रोसेसेस करवाएंगे, इस तरह के इवेंट्स करवाएंगे, तो इनके ऑब्जर्वेशन से हम जो है कॉस्मिक हिस्ट्री जो है उसकी अर्ली मोमेंट्स जो है उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो इस रीज़न के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि अगर हम अर्ली यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यानी कि हमें बेसिक पार्टिकल्स तक जाना पड़ेगा कि जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है वो हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करें, उसकी कंस्ट्रक्शन को, उसकी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें और ये जानें कि वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो हम ये जान सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कॉस्मिक हिस्ट्री के अर्ली मूवमेंट्स को। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और अपने सामने कुछ क्वेश्चंस रखे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस की उन्होंने और उनका जो है आंसर ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया ताकि वो इस कॉस्मिक हिस्ट्री को स्टडी कर सकें। तो जो क्वेश्चन साइंटिस्ट को, जो पार्टिकल फिजिक्स थे उनके सामने आए, वो आपके पास यहाँ पे इनलिस्टेड है, जिनमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि व्हाई डज लिटिल एंटी मैटर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, इनिशियली आपको पता है आपके पास डाल्टन थ्योरी से स्टार्ट होता है, जब उसने सबसे पहले एटम को एक इंडिविजिबल पार्टिकल का नाम दिया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपके पास आया कि नहीं, एटम तो फर्दर कंस्ट्रक्टेड है ऑफ मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड लेटर ऑन आपके पास और डिस्कवरीज हुई। तो आपको पता चला कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनको हम पहले कह रहे थे उनमें एक्चुअली और फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब साइंटिस्ट ने चूंकि एंटी मैटर को भी डिस्कवर कर लिया था, तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि एंटी मैटर एग्जिस्ट क्यों करता है यूनिवर्स में। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, आपके पास क्वार्क है तो एंटी क्वार्क क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पार्टिकल फिजिक्स के माइंड में चल रहे थे। इसी तरह वो ये पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे थे कि किस तरह आप स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोवीक थ्योरीज जो है उनको लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट वे में क्या करें, यूनिफाई कर दें। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसके थ्रू साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस और वीक फोर्सेस को कंबाइन किया था, यूनिफाई किया था, और इलेक्ट्रो वीक थ्योरीज या इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस का उनको नाम दे दिया गया था। किस मॉडल के थ्रू, स्टैंडर्ड मॉडल के थ्रू। यानी कि साइंटिस्ट ये काम करना चाहते हैं आपकी इन सारे फोर्सेस को दोबारा यूनिफाई कर दें और फिर जो है वो इनिशियल स्टेजेस से इसको स्टडी करना शुरू करें। ठीक है, इसी तरह जो है इन्होंने क्वार्क्स एंड लिप्टन्स को जब इन्होंने डिस्कवर किया तो इनकी स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज किए। म्यूऑन्स जब आपके पास डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट ने देखा कि म्यूऑन्स जो है और इलेक्ट्रॉन जो है इनके मासेस में डिफरेंस है। आपको पता है कि म्यूऑन्स जो है वो 207 टाइम्स जो है वो दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 207 टाइम्स जो है म्यूऑन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है। अब साइंटिस्ट ने मास की डिफरेंसेस तो देख ली, लेकिन वो ये देखना चाहते थे कि क्या कोई और ऐसे डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रॉन या म्यूऑन्स में जिनको अभी तक उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया। इसी तरह इन्होंने ये कहा कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स चार्ज होते हैं और कुछ अनचार्ज होते हैं, ऐसा क्यों है। ठीक है, इसी तरह इन्होंने जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इनके सामने आए और उन सबको आंसर करने की कोशिश में इन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज और पर्सपेक्टिव्स पेश किए। ठीक है,
इसी तरह जो है साइंटिस्ट ने ये कहा कि अब मैंने चूंकि ये कहा कि लेटर ऑन इन्होंने लिप्टन्स एंड क्वार्क्स वगैरह को क्या किया, डिस्कवर किया, तो इन्होंने ये कहा, पहले देखिए इनिशियली हमें पता था कि एटम है, और डाल्टन ने ये कहा था कि इट इज इंडिविजिबल, यानी कि उसके अंदर फर्दर कोई नहीं है, बल्कि एटम इटसेल्फ एक फंडामेंटल पार्टिकल है फॉर द मैटर, ठीक है। फिर लेटर ऑन जो है हमारे पास रदरफोर्ड वगैरह आए, तो उन्होंने, नील बोहर आया, उन्होंने फर्दर जाके हमारे पास ये कहा कि नहीं, एटम तो डिविजिबल है, उसके अंदर और फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, फिर हमारे पास प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन जो है इसको पहले डिस्कवर कर लिया गया था। फिर लेटर ऑन आपके पास और डिस्कवरीज हुई, तो आपके पास लिप्टन्स एंड क्वार्क्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट इस चीज़ में थे, इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे कि चूंकि हमारे पास पहले जो है हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है एक एटम के वो यही हैं। लेकिन लेटर ऑन चूंकि उन्होंने लिप्टन्स एंड क्वार्क्स को डिस्कवर कर लिया, तो अब साइंटिस्ट के जहन में एक क्वेश्चन है कि क्या अब यहाँ पे एंड है इस चीज़ का, यानी कि यहाँ पे एटम का फंडामेंटल स्ट्रक्चर आ गया है हमारे पास या फिर नहीं। अभी इसके अंदर और डीपर स्ट्रक्चर लेवल्स मौजूद है, यानी कि लिप्टन्स एंड क्वार्क्स में भी और फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद है जो इन लोगों को बना रहे हैं, ठीक है, लेप्टन्स एंड क्वार्क्स को बना रहे हैं। तो इस चीज़ को कि हमारे पास जो है पूरा एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर आ जाए मैटर का, पूरा एक फाइनलाइज्ड थ्योरी आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के लिए, साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन सब कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स को जो है वो कंबाइन करके एक ही थ्योरी के अंदर ले आए, जिसको इन्होंने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का नाम दिया, जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड मॉडल एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दोनों को कंबाइन किया गया था, ठीक है। तो एक्चुअली पार्टिकल फिजिस्ट का यही काम है कि वो आपके एटम के जो है बिल्कुल जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स है, बिल्कुल जहाँ पे एटम का फाइनलाइज्ड स्ट्रक्चर आपके पास आता है वहां तक वो लोग जाएं, ठीक है, इतना डीप जाएं। तो ये आपके पास इनका काम था और इस चीज़ के ऊपर ये लोग काम कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम्स इनको अराइज हुई थी जिनको हमने क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस कर लिया था, और ये इन्होंने कुछ पर्सपेक्टिव्स दिए थे कि या तो हो सकता है कि लिप्टन्स एंड क्वार्क्स आपके पास दी एंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, या फिर इनके अंदर और डीपर स्ट्रक्चर लेवल्स मौजूद हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ। तो स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ जाने से पहले ज़रा सा हम इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी जो है उससे पहले काफ़ी सारे मॉडल्स पेश किए गए थे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास पार्टिकल मॉडल था, जिसमें हमारे पास मूवमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस जो है वो हमारे पास डिस्क्राइब की गई थी, जिसकी हेल्प से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे सॉलिड्स में पार्टिकल की डिफरेंट अरेंजमेंट है और मूवमेंट है, इसी तरह लिक्विड्स में डिफरेंट है और गैसेस में डिफरेंट अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर पार्टिकल की मूवमेंट और अरेंजमेंट को डिस्क्राइब किया था पार्टिकल मॉडल ने, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास वेव मॉडल आया था, जिसने हमारे पास वेव की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इनका कॉन्सेप्ट भी आया था, यानी कि ये बताया गया था कि कुछ वेव्स जो हैं वो ऐसी होती हैं कि जो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, और कुछ वेव्स ऐसी होती हैं कि जो हमारे पास मीडियम रिक्वायर करती है फॉर इट्स प्रोपगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने जो प्रॉपर्टीज़ वेव की डिस्कस की थी, उनमें हमारे पास एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ एक्सेट्रा आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आया था वेव मॉडल फॉर लाइट, जिसमें हमें ये बताया गया था कि हमारे पास लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ट्रैवल करती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर जो है वो प्रोपगेट करते हैं। इसी तरह आपके पास जो वेव मॉडल ऑफ लाइट है, इसको हाइगन ने जो है प्रेजेंट किया था, और उसने ये कहा था कि आपके पास जो लाइट है वो बिहेव करता है एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके बाद हमारे पास आता है पार्टिकल मॉडल फॉर लाइट। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट पेश किया गया था, जिसमें ये कहा था कि लाइट जो है वो हमारे पास टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी पर मुश्तमिल है, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया कि लाइट जो है वो हमारे पास फोटॉन्स की फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करते हैं, यानी कि लाइट हमारे पास पार्टिकल बिहेवियर रखते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्वांटम पार्टिकल मॉडल आया, जिसने हमारे पास क्या कहा कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनको हम वेव्स में से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने जो है वेव्स को फंडामेंटल एंटिटीज़ का नाम दिया, ठीक है। और क्वांटम थ्योरी की मदद से हमें ये पता चला था कि हमारे पास हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हों, यानी कि वो फर्दर उनकी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, हम उनको फर्दर और फंडामेंटल पार्टिकल्स में नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है, वो इंडिविजिबल होते हैं, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्वांटम पार्टिकल मॉडल है, इसने आपके पास क्वार्क्स एंड लिप्टन्स जो है उनको भी इंट्रोड्यूस किया था या डिस्कवर किया था, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लेटर ऑन फिर ये चीज़ कही गई कि नहीं, हमारे पास जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनको हम फंडामेंटल एंटिटीज़ लेते हैं, वेव्स को हम फंडामेंटल एंटिटीज़ नहीं लेते। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम
करंट रिसर्च या एफर्ट की बेसिस पे हम ऐसे पार्टिकल्स की बिल्डिंग करेंगे, ऐसे पार्टिकल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि वेव्स एंड वाइब्रेशन से बने हों, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ वेव्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा या फंडामेंटल पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि हम ये इस तरह के वेव्स जनरेट करेंगे जिनमें हमारे पास वेव्स एंड वाइब्रेशंस दोनों का कॉन्सेप्ट हो। तो इस टाइप की जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी पार्टिकल्स की, ये हम करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की हेल्प से। अच्छा, तो स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ हम आते हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी एक्चुअली आपके पास एक एफर्ट है जिसकी हेल्प से आप यूनिफाई करना चाहते हैं फोर फंडामेंटल फोर्सेस को, और यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनको क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल मोड्स की फॉर्म में एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि एक इनक्रेडिबली स्मॉल स्ट्रिंग होगा। यानी कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो सारे के सारे फंडामेंटल फोर्सेस को इस तरह से यूनिफाई करना चाहते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स आपके पास हैं उनको, जो कि वेरियस क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल मोड्स में होंगे, एक सिंगल एंटिटी की, यानी कि एक पार्टिकल, एक एंटिटी की बात करिए, एक एंटिटी के अंदर आपके पास जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनको आप क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल मोड्स की फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है, उनको उनकी फॉर्म में मॉडल कर देंगे, ठीक है। और ये जो आपने अभी मॉडलिंग की है, यानी कि एक सिंगल एंटिटी के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद थे उनको आपने क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल मोड्स की फॉर्म में कर दिया है। ये जो आपके पास पूरा अब आपने मॉडलिंग की है, ये आपके पास एक स्मॉल स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो तकरीबन 1035 मीटर्स की ऑर्डर का होगा, और इस स्ट्रिंग लेंथ को हम कहेंगे प्लांक लेंथ, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है कि हर एक जो आपके पास क्वांटाइज्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, किसी भी जो स्ट्रिंग आपने क्रिएट की है, जैसे कि हमने ऊपर आपको बता दिया है कि किस तरह से आप एक स्ट्रिंग की मॉडलिंग करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो हर एक क्वांटाइज्ड वाइब्रेशन मोड होगा वो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल को कोरस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर यह आ जाता है स्ट्रिंग थ्योरी में कि आपके पास यहाँ पे स्पेस टाइम जो है उसको 10 डायमेंशंस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। वैसे तो आपने अभी तक सिर्फ 4 डायमेंशंस को ही डिस्कस किया है कि आपके पास स्पेस की 3 डायमेंशंस हो गई या 3 कोऑर्डिनेट्स हो गई, जो कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में आप डिनोट करते हो, और एक आपके पास फोर्थ जो डायमेंशन है वो हम टाइम का लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास फर्दर ऑन 10 डायमेंशंस, बल्कि अभी भी साइंटिस्ट इन डायमेंशंस के ऊपर काम करें और काफ़ी हद तक, मतलब 11 डायमेंशन से आगे तक हम डायमेंशंस को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक नेम नहीं किया गया क्योंकि दोज आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। और वो स्ट्रिंग थ्योरी से अब आप जानेंगे कि वो आपके पास किस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रिंग थ्योरी में ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाते हैं या फैक्टर आ जाता है कि आपके पास जो स्पेस टाइम है उसको आप 10 डायमेंशंस देंगे, तभी आप जो है इस पूरी थ्योरी को, इस पूरे मॉडल को आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। 4 आउट ऑफ 10 डायमेंशंस आपको पता है, 3 स्पेस डायमेंशंस है और एक आपके पास टाइम डायमेंशंस है जो कि आपके पास विजिबल है, ठीक है, जिनको आप देख सकते हो। लेकिन जो आपके पास बाकी 6 है वो कंपैक्टिफाइड है, यानी उनको कंपैक्ट फॉर्म में वो मौजूद है, जो कि हमारे पास इस तरह से कर्ल्ड अप है कि वो हमें विजिबल नहीं है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में वो विजिबल नहीं है, वो कर्ल्ड अप है, यानी कि वो टाइटली एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग की फॉर्म में बाउंडेड है, कंपैक्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 6 डायमेंशंस हैं इनको हम अभी तक नेम नहीं कर सके, ठीक है। अब इन थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल डिफिकल्टी के बावजूद भी जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो प्रॉमिस करती है कि वो ग्रेविटी को इस फोर्सेस में इंक्लूड करेगी। अच्छा, तो किस तरह से आपके पास ये डायमेंशंस कर्ल्ड अप है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो एज एन एनालॉजी कंसिडर अ सोडा स्ट्रॉ। सबसे पहले तो आप इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल आप कैसे ले सकते हो कि आप एक सोडा स्ट्रॉ को कंसिडर कर लें, ठीक है। सबसे पहले तो जब आप एक सोडा स्ट्रॉ को बिल्ड करेंगे तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर पीस होगा, यानी आपके पास एक पेपर होगा, ठीक है। उसको आप पहले इनिशियली एक पेपर की फॉर्म में लोगे, ठीक है। प्लास्टिक है, जिस मटेरियल से भी आप उसको बनाना चाहते हो वो मटेरियल आपने ले लेना है, लेकिन वो इनिशियली स्ट्रॉ की फॉर्म में नहीं होगा, आपके पास एक शीट की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब एक शीट का आपके पास एक रेक्टेंगुलर पीस के आपके पास 2 डायमेंशन शो हो रहे हैं, एक आपके पास एक्स हो गया और एक वाई हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको रोल डाउन करते हो, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रॉ की फॉर्म जब उसकी आ जाती है तो आपको उसका सिर्फ एक ही डायमेंशन नजर आता है। आप उसको इस तरह दूर पकड़ेंगे तो आपको उसका दूसरा कोई एक्सेस नजर नहीं आएगा सिवाय एक ही एक्सेस के, ठीक है, जो कि आप एक्स एक्सेस कंसिडर कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि आपको जो दूसरा एक्सेस है वो शो नहीं हो रहा, हालांकि इस स्ट्रॉ का, पेपर स्ट्रॉ का हमने इनिशियली ये देखा कि इसके 2 डायमेंशन हैं, लेकिन अब जब आप इसने स्ट्रॉ की फॉर्म इख्तियार कर ली है तो अब ये हमें सिर्फ एक ही डायमेंशन शो कर रहा है। यहाँ पे आपके पास जो एक डायमेंशन विजिबल है वो तो आपको नज़र आ रहा है, वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आप कह सकते हो कि वो 4 डायमेंशंस है जो कि अभी हमने प्रीवियसली देखी स्पेस एंड टाइम के, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी 6 डायमेंशंस है वो यहाँ पे उस एक डायमेंशन की तरह कर्ल्ड अप है, जो कि आपको विजिबल नहीं है, ठीक है। वो आपने जैसे ही स्ट्रॉ को जो है वो रोल आउट किया, स्ट्रॉ आपके पास बंद किया गया तो वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ गया। इसमें अभी भी आपके पास 2 डायमेंशंस ही है, लेकिन एक आपके पास क्या हो गया, कर्ल्ड अप हो गया, जो कि आपको अब विजिबल नहीं है। तो इसी तरह आपके जो वो बाकी 6 डायमेंशंस है वो भी कर्ल्ड अप है,
स्ट्रिंग्स की फॉर्म में जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे हैं. So string theory claims that six space-time dimensions are curled up in an analogous way, with the curling being on the size of the Planck length and impossible to see from our viewpoint. ठीक है, और उनको हम नहीं देख सकते, वो इनविजिबल है हमारे लिए. ओके, तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर स्ट्रिंग थ्योरिस्ट के लिए ये आ जाता है कि वो एक्सपेरिमेंट में जो देखना चाहते हैं उसको वो लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? यानी कि स्ट्रिंग थ्योरी के बेसिस के ऊपर ये लोग एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते. डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो इम्पॉसिबल है. द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि जो प्लांक लेंथ है वो इतना स्मॉल है कि स्ट्रिंग्स जो है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन इम्पॉसिबल हो जाती है. तो इसलिए जो हमारे पास स्ट्रिंग थ्योरिस्ट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है कि वो इस थ्योरी को अप्लाई करें ताकि इनकी रिजल्ट्स और टेस्टिंग में कंसिस्टेंसी आए. यानी कि अभी तक हमारे पास इस तरह की इक्विपमेंट्स नहीं आई हैं, इस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन की टेक्निक्स नहीं आए हैं कि जिनसे हम स्ट्रिंग थ्योरी को अप्लाई करके अपने रिजल्ट्स में और टेस्टिंग में कंसिस्टेंसी ले आए. ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर आ जाता है स्ट्रिंग थ्योरी के लिए कि अभी तक हम स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसको प्रॉपरली डेवलप नहीं कर सके. ठीक है, फर्दर हम इसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं ला सके. अब स्ट्रिंग थ्योरी की एक प्रिडिक्शन है जिसमें ये लोग कहते हैं कि हमारे पास सुपर सिमेट्री, जिस प्रिडिक्शन का नाम सुपर सिमेट्री है या इसको हम SUSY से एब्रीवेट करते हैं, ये आपके पास क्या कहती है कि आपके पास हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल का एक सुपर पार्टनर मौजूद है जिसको अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया. ना ये चीज़ बिलीव की जाती है कि अब सुपर सिमेट्री जो है वो ब्रोकन सिमेट्री है. ठीक है, अब इस चीज़ का आप रेफरेंस ले सकते हो तब का जब हम एवोल्यूशन ऑफ फोर फंडामेंटल फोर्सेस डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं. वहाँ पे हमने देखा था कि हाई टेम्परेचर्स के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस थे वो एक सिमेट्री में थे, लेकिन जैसे ही आपके पास टेम्परेचर में रिडक्शन आया तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से सेपरेट हो गए और हमारे पास सेपरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की फॉर्म में सामने आए. ठीक है, तो लो टेम्परेचर्स के ऊपर या लो एनर्जीज के ऊपर हमारे पास इनकी सिमेट्री ब्रेक डाउन कर गई. ठीक है, इसी तरह आपके पास जो सुपर सिमेट्री है वो भी एक ब्रोकन सिमेट्री है. और इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास सुपर पार्टनर्स हैं इनके मासेस को अभी तक हम डिटेक्ट नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, कोई करंट हमारे पास इस तरह की टेक्निक्स नहीं है या कोई हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि जिनकी हेल्प से हम इन सुपर पार्टनर्स की मासेस जो है उनको फाइंड आउट कर सकें. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ थ्योरिस्ट जो है वो क्लेम करते हैं कि जो सुपर पार्टनर्स हैं इनका मास एक्चुअली क्या है, मिसिंग मास ऑफ द यूनिवर्स है. ठीक है, आप प्रीवियसली अगेन हमने प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस की है कि हमारे पास यूनिवर्स में कुछ मास ऐसा है जो कि मिसिंग है. हम अगर लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस मैटर जो है उनके मासेस को कंबाइन कर भी लें तब भी हमारे पास यूनिवर्स का कुछ मास मिसिंग आता है. अब वो जो मिसिंग मास है वहाँ पे साइंटिस्ट ने ये कहा था कि हो सकता है कि ये न्यूट्रिनोज हैं क्योंकि वो अबंडेंस में मौजूद हैं और वो इस मिसिंग मास को ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन अब जब स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो प्रेजेंट कर दी गई है और सुपर पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट आ गया तो साइंटिस्ट ने एक और क्लेम किया कि हो सकता है कि जो मिसिंग मास है ये सुपर पार्टनर्स का मास हो. हमें इन सुपर पार्टनर्स के मास का पता चल जाए तो हम मिसिंग मास ऑफ यूनिवर्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे. अब अगेन ट्रेंड ये चलता रहता है साइंटिफिक वर्ल्ड में कि हर एक न्यू पार्टिकल जब डिस्कवर होता है तो उसको नाम कर दिया जाता है. ठीक है, तो हमारे पास सुपर पार्टनर्स जो है उनका भी इन्होंने नेमिंग की है. जैसे कि अगर आपके पास क्वार्क है उसका सुपर पार्टनर मौजूद है तो उसका नाम होगा एस क्वार्क. ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो उसके सुपर पार्टनर का नाम होगा सिलेक्ट्रॉन. ठीक है, और इसी तरह आपके पास ग्लूऑन के सुपर पार्टनर का नाम होगा ग्लूइनोस. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दीज आर द फ्यू सुपर पार्टनर्स क्वार्क, सिलेक्ट्रॉन एंड ग्लूइनोस. ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग थ्योरी की हेल्प से प्रेजेंट किए गए हैं या डिस्कवर किए गए हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास जो थ्योरी है दैट इज एम थ्योरी. जो एम थ्योरी है इसमें एम स्टैंड करता है मेम्ब्रेन को. ठीक है, और ये जो है ये आपके पास सबसे पहले दी थी एडवर्ड विटन ने. ठीक है, 1995 में. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास सुपर स्ट्रिंग थ्योरी जितनी भी दी गई हैं इसकी 5 वर्जन्स हैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की, उन सबको ये जो है क्या करना चाहता है, कंबाइन करना चाहता है इनटू वन सिंगल थ्योरी दैट इज एम थ्योरी. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये जो एम थ्योरी है ये 11th डायमेंशन के ऊपर काम कर रहा है और ये 11th डायमेंशन को जो है एक्सप्लेन कर रहा है, बट यहाँ पे वो मेम्ब्रेन्स के ऊपर बेस्ड होगा, स्ट्रिंग्स के ऊपर बेस्ड नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी में हमने ये कहा कि हमारे पास जो 4 डायमेंशन है वो हमें विजिबल है लेकिन जो बाकी 6 डायमेंशन है वो कर्ल्ड अप है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स और एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि विजिबल नहीं है हम लोग को. लेकिन यहाँ पे जो मेम्ब्रेन थ्योरी है वो ये नहीं कहती कि वो स्ट्रिंग्स की फॉर्म में है, बल्कि वो कहता है कि नहीं ये तो हमारे पास मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में है. ठीक है, अच्छा, और अगर आप एम थ्योरी जो है उसको
रिड्यूस करना चाहते हैं इनटू स्ट्रिंग थ्योरी, तो आप क्या कर देंगे कि आप अपने 11 डायमेंशंस को कंपैक्ट कर देंगे इनटू 10 डायमेंशंस। तो आप जो है अगेन एम थ्योरी से स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ चले जाएंगे। अब ये जो हमने स्ट्रिंग थ्योरी एम थ्योरी को डिस्कस किया है, ये हमने काफ़ी ऊपर ऊपर से डिस्कस किया है। इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने अभी देखा कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो 5 टाइप्स की है, ठीक है। 5 टाइप्स की स्ट्रिंग थ्योरीज हमें प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा एम थ्योरी के ऊपर भी काफ़ी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी के बारे में। कॉस्मिक कनेक्शन से रिलेटेड हमने जितना करना था वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो चुका है इन 3 पार्ट्स में। आप इन सारी वीडियोस को देखिएगा, तभी आपके इन सब टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि सारी तीनों की तीनों वीडियोस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।